आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंतर्गत ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग। बच्चों, सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चला है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नव युवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नव युवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। ओपियोइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है। क्या है? हीरोइन क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन है, जिसे अपन आमतौर से क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। यह एक सफेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, किससे? मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। यह पोस्त के पौधे से, जिसका वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम है पेपेवर सोमनिफेरस, उसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्त के पौधे या पेपेवर सोमनिफेरस के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक या डिप्रेसेंट और शरीर के प्रकार्यों को धीमा करने वाला पदार्थ है। कैसा है? अवसादक है, शरीर के सभी कार्यों को धीमा कर देता है, रिलैक्स कर देता है शरीर को धीमा। इसके पौधे को अपन देख सकते हैं। ये पोस्त का पौधा है, अफीम का पौधा, और ये मॉर्फिन का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक संरचना है, सॉरी, इसे देख सकते हैं अपन। अब बात आती है कैनेबिनॉइड्स की। कैनेबिनॉइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनेबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनेबिनॉइड्स कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कैनेबिस सैटाइवा नामक पौधे से। कैनेबिनॉइड्स किससे प्राप्त किए जाते हैं? कैनेबिस सैटाइवा नामक पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अब तुमने नाम सुना होगा कई चीज़ों का, जैसे नाम सुना होगा तुमने मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ये वास्तव में क्या है? ये जो भांग होता है ना, भांग का पेड़, भांग के पेड़ के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और रेजिन या राल, इनके विभिन्न प्रकार के संयोजन, मतलब इनको तरह तरह से मिलाकर क्या क्या बनाया जाता है? मैरिजुआना बनाया जाता है, हशीश बनाया जाता है, चरस बनाया जाता है, गांजा बनाया जाता है। ये सब क्या है? मादक पदार्थ हैं। आमतौर पर जो मादक पदार्थ अंतः श्वसन द्वारा, मतलब सांस के साथ लिए जाते हैं या मुंह के द्वारा खाए जाते हैं, वो मादक पदार्थ क्या करते हैं? हमारे हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, मतलब रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित अंगों को प्रभावित करते हैं। अब अपन देख सकते हैं कैनेबिस सैटाइवा या भांग के पौधे की पत्तियां कैसी दिखती हैं। कैनेबिस सैटाइवा या भांग के पौधे की पत्तियां और कैनेबिनॉइड की आणविक संरचना को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है, तीसरा जो पदार्थ लिए जाते हैं वो क्या है? कोका एल्केलॉइड या कोकिन कोका। ये जो है किससे प्राप्त होते हैं? एर्थ्रोसाइलम कोका। कौन सा पौधा है? एर्थ्रोसाइलम कोका। इस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ये पौधा जो है मुख्य रूप से कहाँ का रहने वाला है या कहाँ पे प्राप्त किया जाता है? ये दक्षिण अमेरिका का मूल रूप से पौधा है। और ये जो कोका एल्केलॉइड होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर के डोपामिन के परिवहन में बाधा डाल देते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डाल देते हैं। याद रखना, ये तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं। कोकेन जो होते हैं, जिसे आमतौर पर कोक या क्रेक भी कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींचे जाते हैं। फिल्मों में देखा होगा तुमने, नाक के पास लगा के एकदम खींचा जाता है उन्हें। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार असर होता है और ये एक स्टिमुलेटिंग या उद्दीपक की तरह कार्य करता है, जिससे व्यक्ति को सुख का आभास होता है, जिसे क्या कहते हैं, सुखाभास या यूफोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाभास या यूफोरिया। इसमें क्या होता है, शरीर में ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। होता कुछ नहीं है, अनुभूति होती है, केवल ऐसा महसूस होता है कि हम बड़े आनंद में हैं, हमारे शरीर में बहुत एनर्जी है, ऐसा महसूस होता है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम या हेलुसिनेशन हो जाता है। विभ्रम मतलब भ्रम पैदा हो जाता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनसे विभ्रम पैदा करने का गुण होता है जिनमें, उनमें एक मशहूर है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। कुछ ऐसे पादप जो विभ्रम पैदा करने का काम करते हैं, वो क्या है? एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं और क्या करते हैं, इनको नशा कर लेते हैं और इनके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं और शरीर को थकान भी महसूस नहीं होती। लेकिन ये हानिकारक है, ठीक है, जिससे कई लोगों की, कई खिलाड़ियों की मौत तक हो गई है। इनका नशा कर लिया और दौड़ते गए, शरीर को महसूस नहीं होता और मौत तक हो जाती है। तो ये खराब चीज़ें हैं। लेकिन इन विभ्रामक पदार्थों का उपयोग अच्छे कामों के लिए औषधियों के रूप में भी किया जाता है, जैसे बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइपेजिन। क्या क्या बताया मैंने? जैसे बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन। क्या क्या है? बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन। ये ऐसे ड्रग हैं या कई अन्य ड्रग हैं जो अवसाद या डिप्रेशन और अनिद्रा के रोगियों को दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें आराम मिलता है। लेकिन जब इनका औषधियों के अलावा उपयोग किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो इनका कुप्रयोग कहा जाता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक या सेडेटिव या पीड़ाहर है। शल्य क्रिया या सर्जरी के जो रोगी होते हैं, जिनकी सर्जरी होनी है, मतलब ऑपरेशन होना है, उनको इसका मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसको दर्द महसूस न हो। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों के फलों, बीजों, इनका विश्व भर में लोक औषधियों के रूप में धार्मिक उत्सवों में और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति को शारीरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रकारों में गड़बड़ी पैदा कर दें, तो इन्हें कहते हैं ड्रगों का कुप्रयोग। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान के रूप में पिया जाता है, इसे चबाया भी जाता है, इसे सूंघा भी जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक एल्केलॉइड है जिसका नाम क्या है? निकोटिन। ये निकोटिन तंबाकू में बहुतायत में पाया जाता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तंबाकू के सेवन का, वो निकोटिन के कारण पड़ता है। निकोटिन क्या क्या करता है? ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड या अधिवेक ग्रंथियों को उद्दीपित कर देता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। और ये क्या करता है? ये रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। जो धूम्रपान है उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, धूम्रपान के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो और जान लो। देखो, तंबाकू को धूम्रपान के रूप में लेने में या तंबाकू के विभिन्न प्रकार से उपयोग करने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? फुफ्फुस मतलब फेफड़ों, मूत्राशय और गले के कैंसर। कहाँ का कैंसर? फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर और गले का कैंसर होने की संभावना रहती है। श्वसन शोथ या ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। वात स्फीति या एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण
या गैस्ट्रिक अल्सर से संबंधित बीमारियों की संभावना रहती है। किसकी वजह से? तंबाकू के विविध प्रकार से उपयोग करने या धूम्रपान करने से। तंबाकू को चबाने से मुख के कोटर में कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को ही इसकी आदत से बचना चाहिए। केवल बचने से ही मतलब एक बार इसकी लत लग गई तो दिक्कत है, इसलिए बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श केंद्र या चिकित्सा सहायता भी आवश्यकता हो तो वो भी ली जा सकती है। पहले तो बचना चाहिए, यदि लत लग गई है तो इस प्रकार से चिकित्सा सहायता और परामर्श केंद्र का सहयोग करके बचा भी जा सकता है। अब बात आती है किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले जाने अपन किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है। एक अवधि भी कहते हैं किशोरावस्था को और प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। मतलब बच्चा एडल्ट होने की ओर जा रहा है, न तो अभी बच्चा है ना एडल्ट है, एक प्रोसेस में है वो। उस समय वो एक समाज में अपनी स्थिति बनाना चाहता है। उस समय जो उम्र होती है वो आमतौर पर क्या होती है, 12 से 18 वर्ष। इस आयु को अपन ने क्या माना है, किशोरावस्था माना है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ बच्चों में अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय होता है। इस समय मानसिक विकास भी होना है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होना है और समाज में स्थिति भी बनानी है बच्चे को। और इस समय जो बच्चा होता है, जो किशोर होता है, वो जिज्ञासा और जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की उसमें प्रबल इच्छा होती है। ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा एल्कोहल के लिए अभिप्रेरित कर देते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और एल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। मतलब बच्चे को क्या लगता है कि एक तो जिज्ञासा होती है तो वो लेना शुरू करता है इन चीज़ों को, और जैसे ही उसने लगा कि इससे तो फायदा हो रहा है, बस यहाँ समस्या शुरू होती है। इस प्रकार ड्रग या एल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण होता है। मतलब किशोरावस्था में इन सब प्रवृत्तियों के होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा सजग रहना है। लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को एल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि दबाव आ गया तो कुछ नशा कर लें, तो उनको ऐसा लगता है आराम मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। युवकों में यह बोध भी कि धूम्रपान करना, ड्रग या एल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। मतलब व्यक्ति कैसा जोशीला है या ठंडा है, नशा करता है तो जोशीला है, ऐसी प्रवृत्ति की वजह से क्या होता है, ये आदत की शुरुआत होती है। तो ऐसी प्रवृत्ति से बचना है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट, इनने भी बहुत सहयोग किया है। फिल्मों में देखते हैं हीरो सिगरेट पीते हुए दिखता है तो बच्चों को लगता है हम भी पिए। तो ये सब चीज़ें गलत आदतें इनसे भी पड़ती हैं। किशोरों में ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में क्या कारण हो सकते हैं? अन्य परिवार के ढांचे में अस्थिरता, मतलब जैसे मम्मी पापा में घर में लड़ाई चल रही है, माहौल ख़राब है, या घर में कोई एक दूसरे को सहायता देने को तैयार नहीं है, या मित्रों का दबाव है, या कुछ चीज़ों का अभाव है। इन सब से भी किशोरों में इन सब लत पड़ने की संभावना रहती है, तो इससे भी बच के रहना है। अब बात आती है व्यसन और इनकी निर्भरता के बारे में। यह समझ कि ड्रग लाभकारी हैं, इन्हें बार बार लेने का सबसे बड़ा कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रवृत्ति ये क्या होती है? ये होती है कि एक बार लिया तो इसको बार बार इच्छा होगी। अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति होती है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है।
तब तक उसको लत लग जाती है। तो मतलब एक बार ले लिया तो लत लग जाती है। इस अंतर्निहित व्यसनी प्रवृत्ति से बचना है। ड्रगों और एल्कोहलों के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ऐसा महसूस होना कि हमें सुख लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक अस्थायी भावना ऐसी होती है। ये मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, ऐसा होता नहीं है। इस मनोवैज्ञानिक आसक्ति के कारण क्या होता है, व्यक्ति को उस समय ड्रग और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करती है, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती। उनका इस्तेमाल आत्मघाती होता है, बचना ही है बस। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का साह स्तर बढ़ जाता है। मतलब एक बार अपन ने ली तो जो ग्राही हैं उसको महसूस करेंगे ज़्यादा, दूसरी बार लेंगे तो उससे कम महसूस करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारे रिसीवर हैं बॉडी के अंदर, उनको ग्रहण करने वाले हैं, उनकी उसके प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, उन ड्रग की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जिससे क्या होगा, मात्रा बढ़ती जाएगी और अधिकाधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाएगी। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल अच्छी तरह स्पष्ट रूप से बिठा लेनी चाहिए कि इन ड्रगों को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और एल्कोहलों की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इससे बचना, जिससे इनका नियमित सेवन करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। ठीक है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग और एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अविलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। निर्भरता बढ़ गई, निर्भरता जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, एक सिंड्रोम या संलक्षण दिखने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विनिवर्तन सिंड्रोम या विड्रॉवल सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें क्या दिखता है, इसमें क्या दिखता है, चिंता बढ़ जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है, मिचलियाँ आने लगती हैं, मतलब मन खराब होने लगता है, उल्टी जैसी आती है, वॉमिटिंग जैसी, और शरीर में पसीना आने लगता है। और फिर से यदि ड्रग या एल्कोहल ले लिया जिसकी लत लगी हुई है तो शरीर को आराम मिलता है। ठीक है। तो ये क्या है, एक स्थिति है। इससे ये कब हो जाएगा, जब ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं कोई तब। तो कुछ मामले ऐसे हैं जो विनिवर्तन संलक्षण के जो बहुत जब गंभीर हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चिकित्सक की देखरेख में रहना पड़ सकता है। इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे एडमिट होना पड़ सकता है। ठीक है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मापदंडों को ताक पर रख देता है। मतलब चोरी करने लगेगा, डकैती डालने लगेगा, घर में लूटपाट करेगा, लोगों से लड़ेगा झगड़ेगा, ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इनसे उसकी सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात आती है ड्रग और एल्कोहलों के कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और एल्कोहलों के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है, श्वसनपात या रेस्पिरेटरी फेल्योर, हृदयपात या हार्ट फेल्योर, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव या सेरिब्रल हेमरेज, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मूर्छा या कोमा में व्यक्ति आ जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या होते हैं, इनके प्रभाव हैं। ड्रगों का संयोजन या एल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण क्या सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशीलता और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि, इतने सब समस्याएं इसकी वजह से आ सकती हैं। ये प्रभाव हैं। अब बात आती है रोकथाम और नियंत्रण की। इनकी रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाए। एक पुरानी कहावत है
चिकित्सा से रोकथाम अच्छी। क्या कहावत है? चिकित्सा से रोकथाम अच्छी, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है। यहाँ पर पूरी तरह खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में यदि इन समस्याओं से कोई बच गया तो इन समस्याओं से बचने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है जीवन भर। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। सबसे पहला क्या उपाय हो सकता है? बालक को उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि घरों में क्या होता है, आमतौर पर एक बालक होता है या उसके समकक्ष के जो बालक होते हैं, घर वाले उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। अरे वो ऐसा पढ़ता है, तू ऐसा नहीं पढ़ता, वो इतना मेहनती है, तू इतना मेहनती नहीं है, या उसके इतने नंबर आए तेरे नहीं आए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश के लिए मना नहीं है, लेकिन परिणाम के प्रति हर किसी की क्षमता होती है। कोई 10 किलो वजन उठा सकता है तो कोई 20 किलो उठा सकता है, इसलिए इसका दबाव नहीं बनाना चाहिए। दूसरी है, समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चों से ऐसा कहा जाना चाहिए कि जीवन में समस्याएं तो आती हैं, दबाव तो आते ही हैं, असफलता तो होती ही रहती हैं, ये सब जीवन के हिस्से हैं। सफलता, कभी सफलता भी मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है। तो जिस प्रकार से सफलता को स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर हो, उसी प्रकार से असफलता को स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को का लालन पालन करना चाहिए, जिससे वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। अब माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए। मतलब बच्चों को यह चाहिए कि जब उन्हें ऐसा महसूस हो कि अंडर प्रेशर हैं, दबाव में आ रहे हैं, तो उन्हें अपने माता पिता से, घर वालों से, भाई बहन से और अपने गुरु या अध्यापकों से और अपने साथियों से उचित मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए समस्या के बारे में। अगला पॉइंट है संकट के संकेतों को देखना। ये क्या है? जैसे किसी बच्चे में हमने देखा कि डिप्रेशन में है, अवसाद में है, दबाव में है, तनाव में है, या वो अनरूटीन हो रहा है, वो जैसा नॉर्मल था वैसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये संकट के संकेत कहलाते हैं। तो माता पिता और अध्यापकों को और उसके साथियों को इन संकेतों को देखते रहना चाहिए और उन पर ध्यान दें, उन्हें पहचानें और समय समय पर उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करें। साथ में मित्रों को चाहिए कि अगर उनके साथी कोई ड्रग या अल्कोहल या किसी प्रकार का धूम्रपान कर रहा है तो उस व्यक्ति के भले के लिए, किसके लिए? अपने साथी के भले के लिए उसके माता पिता और अध्यापकों को जरूर बताना चाहिए और आपस में मिलकर उस समस्या से निपटना चाहिए, उसे समझाइश देनी चाहिए। अगला है, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश मतलब धोखे से, मतलब अनजाने में किसी ड्रग या अल्कोहल या किसी नशे में फंस गए हैं, तो उनको इस दलदल से निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञानियों, इनकी व्यवस्था है। कई व्यसन छुड़ाने वाले केंद्र हैं जिन्हें पुनर्स्थापना केंद्र भी कहा जाता है। इन सभी का सहयोग लिया जा सकता है। इन पुनर्स्थापना कार्यक्रमों में सहभागिता की जा सकती है और इन समस्याओं से पुनः बचकर एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है। और इसके साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।